नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मेरे प्यारे साथियों, 1 अप्रैल 2026 से भारत में 16वीं जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस जनगणना को सेंसस 2027 नाम दिया गया क्योंकि इसके आंकड़े 2027 में आएंगे। और आज हम खड़े हुए हैं, आज हम बातचीत करेंगे जनगणना को लेकर, सभी उन बातचीतों पर उन्हीं सभी तथ्यों पर जो आपको जानने बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप आम आदमी हैं तो भी आपको पता होने चाहिए, और अगर आप एक एस्पायरेंट हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 100% ही पता होने चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम उसी जनगणना के मामले में बातचीत करने के लिए आपके सामने तैयार हैं। जनगणना 2027 का पहला फेज शुरू हो चुका है। कल 1 अप्रैल थी, तो वो 1 अप्रैल 2026 से फेज शुरू हुआ। ये फरवरी तक चलने वाला है। हालांकि 2 चरणों में ये जनगणना हो रही है। पहला चरण में हाउस लिस्टिंग का काम होगा। हाउस लिस्टिंग समझते हैं, मतलब आपके मकानों की संख्या गिनी जाएगी। और दूसरे में जनगणना, मतलब जन की गणना, जो लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, उनकी गणना होगी जो देश में निवास कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस जनगणना का थीम क्या है? जनगणना से जन कल्याण तक। सबसे पहले तो आप ये समझिए जनगणना की क्यों जाती है। जनगणना से एक तो देश में रह रहे लोगों की संख्या का तो पता चलता ही है। देश के लोगों की आमदनी, कराधान, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना, और अपने देश के भविष्य में क्या नीतियां बनाई जा सकती हैं, इन सब बातों को मेंटेन करने के लिए जनगणना की जाती है। जनगणना में इस बार कुछ नया यह है कि जनगणना, एक तो पहली बार ये पूरी तरीके से इस बार डिजिटली हो रही है। जातिगत जनगणना भी हो रही है, मतलब जातियों की संख्या भी गिनी जा रही है। हालांकि इस बात को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जाति पूछने का अधिकार किसने दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद जातिगत जनगणना इसलिए हो रही है ताकि जातिगत राजनीति को और बढ़ावा दिया जा सके। बहरहाल चलिए, वो तो सब चीजें चर्चा चलती रहेंगी। और लेकिन क्या है पूरी कहानी जनगणना की, आइए आज हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, तो मेरी कहानी की शुरुआत हुई कि जनगणना का जो पहला फेज है वो शुरू हो चुका 1 अप्रैल से। लेकिन मैं सबसे पहले एक बार आपको जनगणना के संदर्भ में कुछ वो बातें बताना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि विश्व में सबसे पहले जनगणना कब हुई, कहां हुई, तो विश्व में सबसे पहले जनगणना बेबीलोन में हुई। विश्व में सबसे पहले जनगणना बेबीलोन में मानी जाती है। सबसे पहले अगर जनगणना की बात की जाए तो बेबीलोन में, और इसका उद्देश्य था कराधान करना, मतलब टैक्स की प्रक्रिया को सुलभ बनाना, बेबीलोन में। वहीं आधुनिक समय की जनगणना 1801 में लंदन, ब्रिटेन में हुई है। आधुनिक समय में, अगर हम जो आधुनिक समय की जनगणना कहते हैं, अगर हम उसकी चर्चा करें तो आधुनिक समय की जनगणना का मामला 1801 में इंग्लैंड में निकल कर आता है। 1801 इंग्लैंड में। मेरे प्यारे भैया, अब हमें समझना यह है कि यह तो इंग्लैंड की बात हुई। अब बात भारत की शुरू करते हैं। बहुत सारे तथ्यात्मक जानकारी यह है, आप सभी जानते होंगे कि सबसे पहले भारत में जनगणना किसी ने शुरू कराई थी, तो वो लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू कराई गई थी। भारत में लॉर्ड मेयो के द्वारा, भारत में 1872 का वो साल था जब लॉर्ड मेयो ने इस काम को सबसे पहले कराया। लेकिन उससे पहले भी कुछ स्थानीय स्तर पर जनगणनाएं हो चुकी थी, है ना। पूरे वेस्ट भारत के लेवल पे तो लॉर्ड मेयो ने कराया, लेकिन भारत में शहरों के स्तर पर भी बहुत सारे जगहों पर जनगणना के प्रयास हो चुके थे। जैसे इलाहाबाद में एक प्रयास हो चुका था, ठीक है, कहीं कहीं छोटे छोटे प्रयास इस चीज के हो चुके थे। फिर आता है लॉर्ड रिपन, वर्ष 1882 में। ये बात वर्ष 1882 की है, जब लॉर्ड रिपन नियमित रूप से जनगणना शुरू करवाता है। लॉर्ड रिपन ने जो जनगणना थी उसे रेगुलर कराया, ने नियमित रूप से सेंसस कराने की ठानी। नियमित रूप से सेंसस हुआ। कितना अंतराल था कि भाई कितने वर्ष बाद कराई जानी चाहिए, तो कहा गया कि 10 वर्ष के अंतरालों में यह जनगणना आपकी होनी चाहिए। कितने में? प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होनी चाहिए। कुछ मौकों को छोड़ दे तो 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती रही है। 10 वर्ष के अंतराल पर, कुछ मौके को छोड़ दे, जैसे अभी पिछली बार जब कोरोना आया
तो बड़ी मुश्किल थी। उस समय तो जब लोग ही बाहर नहीं निकल रहे थे तो कौन किसको क्या जानकारी देता, तो बीच में उसको रोकना पड़ा। ठीक है, देखिए अभी एक मैं विवाद आपको बताऊंगा, उस विवाद से आपको पता चले बिहार में क्या हुआ। बिहार में बिहार सरकार ने एक जनगणना जैसा कुछ कराया और एक प्रकार से कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं इस बात को कराने की कोशिश की गई। तुरंत केंद्र सरकार हरकत में आई, बोले कि बिहार सरकार ऐसा नहीं करा सकती, ये बिहार सरकार का राइट नहीं बनता, और बिहार सरकार का चूंकि राइट नहीं बनता तो बिहार सरकार इस काम को करा नहीं सकती क्योंकि ये केंद्र सूची का विषय है। तब बिहार सरकार ने एक हलफनामा दिया कि ठीक है, हमने जनगणना कराई भी नहीं है, हमने सेंसस को फॉलो नहीं किया है, मेरे प्यारे भैया जी, हमने तो ये एक सर्वेक्षण कराया है, एक सर्वेक्षण नाम दिया गया उसको। तो वहीं से एक बात और हमारे दिमाग में सवाल आया कि काम किसका है जनगणना कराना। याद रखना कि ये केंद्र सूची का विषय है। जनगणना जो होती है, जनगणना केंद्र सूची का विषय होती है। जनगणना भैया जी केंद्र सूची का विषय है, और चूंकि केंद्र सूची का विषय है तो फिर और बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं कि केंद्र की सूची कहां दी गई है, 7वीं अनुसूची में। यह अनुसूची 7वीं अनुसूची में दी गई है। किसमें है भाई साहब? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची की जानकारी है, वहां पर जो संघ सूची है, जो केंद्र सूची है, जिसे सेंट्रल लिस्ट हम कहते हैं, उसमें यह विषय है। क्रमांक कौन सा है? 69 में लिस्टेड है। केंद्र सूची में 69वां क्रमांक जनगणना का है। लेकिन एक सवाल अगर आपसे यह ही पूछ ले कि यह बताइए कि संविधान के किस आर्टिकल से होती है। देखिए संविधान के आर्टिकल से शक्तियों का बंटवारा है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 246 है वो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारे के संदर्भ में है। तो संविधान का जो अनुच्छेद बनता है वो 246 बनता है। संविधान का अनुच्छेद 246 का आर्टिकल जो 246 है, वहां से आप जनगणना को मान सकते हो। वैसे जनगणना क्या है? 246 में क्या दिया हुआ है कि केंद्र और राज्य के बीच में किस किस शक्तियों का बंटवारा दिया गया, कि किस किस मामले में केंद्र कानून बनाएगा और किस में राज्य कानून बनाएगा। तो आर्टिकल 246 में चूंकि ऐसा दिया गया तो वहीं पर केंद्र के लिए लिस्टेड कर दी गई है जनगणना, और ये केंद्र सूची का विषय है। 7वीं अनुसूची में जो केंद्र सूची है उसका 69वां क्रमांक जो है वो जनगणना से संबंधित है। एक और यहां पर प्रश्न निकलता है कि भाई ये बताइए कि किस मंत्रालय के अधीन है। ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। कई बार इसमें पजल आदमी हो जाता है कि शायद मानव विकास संसाधन मंत्रालय के अधीन आती हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। यह गृह मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है भैया, गृह मंत्रालय के अधीन है दादा। और गृह मंत्रालय के अधीन ही एक कार्यालय है जो इस काम को करता है। नाम है भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। इसके अधीन ही भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जो है, और जनगणना आयुक्त और जनगणना आयुक्त जो हैं वो इस काम को करते हैं। यह कार्यालय है, इसके अंतर्गत जो है जनगणना का काउंट होता है। जनगणना के आंकड़े जो हैं वो गृह मंत्रालय के रिकमेंडेशन से ये सारे काम हो जाते हैं। कौन है इस समय? हमारे जो इस समय जनगणना आयुक्त हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। कौन है? जनगणना जो आयुक्त है इस समय मृत्युंजय कुमार नारायण है। मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण। चलिए, ये तो हुई एक बेसिक बात। सवाल ये निकल कर आता है कि इस बार हमारी कौन सी जनगणना होने जा रही है। जायज बात है, जनगणना हमारी कौन सी होने जा रही है? तो भैया इस बार हमारी 16वीं जनगणना होने जा रही है। अब तक भारत की, इससे पहले ये भारत की 16वीं जनगणना होगी। ये भारत की 16वीं जनगणना है, और हो तो ये बहुत पहले जाने चाहिए थी, लेकिन
2011 में जो हुई थी वो 15वीं थी। 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी। और मेरे प्यारे साथियों, वो कोरोना काल की वजह से इसको एक्सटेंड करते रहे। हालांकि इसको खूब राजनीतिक रूप देने की कोशिश भी की गई कि सरकार की मंशा कुछ और है और इसलिए वो नहीं करा रही है। चलिए, नाम क्या होगा? जनगणना 2027। जनगणना से इसका टाइटल क्या रखा गया है कि जनगणना से जन कल्याण तक हमें जाना है। तो 16वीं जनगणना होगी, 2011 में 15वीं हुई थी। और इसकी खास बात यह है, खास बात क्या है, ये इस बार पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना हो रही है। जो कर्मचारी हैं वो आएंगे आपके दरबार पे और आपके उनके हाथ में मोबाइल होगा, एप्लीकेशन होगा और वो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। मैं भी उनकी भी चर्चा करूंगा कि 33 प्रश्न वो आपसे पूछेंगे। कौन से प्रश्न हैं और कुछ प्रश्नों को लेकर क्यों, कुछ प्रश्नों की चर्चा बनी हुई है कि वो प्रश्न खूब चर्चा में है। तो वो आपसे सवाल पूछेंगे, उन सवालों को आपको जवाब देना। और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको नहीं देने, अगर कोई पूछता भी है तो भी। ठीक है, जनगणना जो है ये 16वीं जनगणना इस बार पूरी तरीके से डिजिटल होगी। पहले क्या होता था? पहले आपको पता है पेपर वर्क होता था, फिर उसको डिजिटलाइज किया जाता था, फिर उसके आंकड़े जारी होते थे जिसमें बहुत समय लगता था। पूरी तरीके से डिजिटल होगी और 2 चरणों में होने जा रही है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। कौन से 2 चरण हैं? जो पहला चरण है आपका हाउस लिस्टिंग का, मकानों की संख्या गिनी जाएगी। पहला चरण है आपका हाउस लिस्टिंग। और जो दूसरा चरण है उसमें आपकी जनसंख्या जनगणना होगी, जो फरवरी 2027 से शुरू होगी। उसके बाद वास्तव में जो जनगणना है वो फरवरी 2027 से प्रारंभ होगी। तो 2 चरणों में यह जनगणना जो है हमारी होने जा रही है। तो एक तो खास बात क्या निकल कर आई? एक खास बात यह रही कि पूरी तरीके से यह जनगणना इस बार डिजिटल होगी, ताकि आंकड़े जारी करने में, क्योंकि पहले ही देरी हो चुकी है ना, पहले ही जो है वो देरी हो चुकी है और अब और ज्यादा देरी ना हो, इसलिए इस बार एक और खास बात जो बड़ी चर्चा का विषय है, इस जनगणना में आपसे आपकी जाति पूछी जाएगी। आपसे आपकी जाति पूछी जाएगी। इससे पहले 6 बार जातिगत जनगणना हो चुकी है और अगर लास्ट टाइम देखें तो 1931 में हुई थी। इस बार जाति भी पूछी जाएगी। इस बार जाति भी पूछी जाएगी। जाति भी पूछी जाएगी। हालांकि हमारे देश में अगर कोई आदमी किसी की जाति अगर पूछ ले तो वो तनिक असहज कर देने वाली स्थिति होती है कि भाई जाति क्यों पूछ रहे हो, थोड़ी सी असहज कर देने वाली स्थिति वो होती है। लेकिन इस बार पूछी जाएगी और इस बात को लेकर आप जानते हो कि राजनीतिक गलियारों में खूब घमासान मचा हुआ है कि शायद सरकार की मंशा कुछ और है। मतलब ये तो खैर टकराव चलता रहता है, हर बात को लेकर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन आता ही है। साथ में याद रखिएगा कि आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। ब्रिटिश सरकार भी इसको करती थी। आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी। 1931 में हुई थी जातिगत जनगणना। कल जब इसका पहला चरण शुरू हुआ, पहला चरण से आज से है हाउस लिस्टिंग का, जो फर्स्ट फेज 1 अप्रैल से शुरू हुआ। ये हाउस लिस्टिंग का जो है उसमें एक और सुविधा इसमें दी जा रही है। सुविधा क्या है कि स्वगणना, जिसे सेल्फ एन्यूमरेशन का नाम दिया जा रहा है। एक और विकल्प, जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें बताएंगे कि वेबसाइट भी सरकार की है, सेंसस वाली वेबसाइट पर आप जाएंगे तो एक विकल्प आपके सामने खुलकर आ रहा है, सेल्फ एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन और जो सेल्फ एन्यूमरेशन है इसे हिंदी में स्वगणना कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्वगणना। यह विकल्प भी इस बार दिया गया है। विकल्प क्या है कि वो जो सवाल जो कर्मचारी आपसे आपके गेट पे आके पूछेंगे वो सवाल आपके सामने खुल जाएंगे। आप उन सवालों के जवाब खुद भी दे सकते हो। वो जो आपके सवाल हैं उनके जवाब आप स्वयं भी दे सकते हैं। जवाब आप क्या दे सकते हैं?
स्वयं भी। फिर एक सवाल निकल कर आता है, मोदी जी ने कल एक फोटो भी जारी की कि देखो हमने तो अपना सेल्फ एन्यूमरेशन कर दिया है, ठीक है। इसका फायदा क्या है? देखो, एक तो ये बात वैकल्पिक है भैया, ये बात ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो करें, चाहे तो ना करें। लेकिन जब आप अपना स्वयं गणना कर देंगे, सेल्फ एन्यूमरेशन कर देंगे, उसके बावजूद भी कर्मचारी आपके गेट पर आएंगे। और कर्मचारी जो होंगे, अगर आप स्वयं ने आपको जवाब भर दिए हैं, तो कर्मचारी बाद में आकर रेटिफाई करेंगे उस बात को कि आपने ये भरा था, ये सही है। कर्मचारी इस बात को प्रमाणित भी करेंगे आपके गेट पर आकर। ऐसा नहीं है कि आपने भर दिया तो आपका काम खत्म हो गया, और या उनका काम खत्म हो गया कर्मचारियों का कि ठीक है चलो भाई, इन्होंने कि जो सुशांत कुमार थे उन्होंने भर दिया, चलो छोड़ो, उनसे मत, उनके परिवार से मत बात करो। वो आएंगे, वो कहेंगे कि आपने जो सेल्फ एन्यूमरेशन किया था, आपने ये जानकारियां दी हैं, क्या ये जानकारियां ठीक है? तो इस प्रकार की जानकारी भी, सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। हालांकि ये एक वैकल्पिक ऑप्शन है। क्या है? वैकल्पिक। एक चीज और आपको हम बता दें कि जनसंख्या, जब आप इतने गहन सवाल पूछ लेंगे जिसमें आपकी जाति पूछी जाएगी, आपका मकान, आपका शौचालय, आपका पानी पीना, आपका मोबाइल का मतलब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं, आपके फर्श में कौन सी सामग्री लगी है, कोई भी व्यक्ति जब इतना डाटा इकट्ठा कर लेगा, आधुनिक एज में डाटा इज मनी, और दुनिया का सबसे बड़ा खतरा डाटा को लेकर है, और डाटा सेंटर को लेकर आप तमाम तरह की बातें सुनते भी हैं। सवाल यह निकल कर आया कि क्या ये डाटा सुरक्षित है? याद रखिए, ये डाटा बहुत हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी में रखा जाएगा। जनगणना का जो डाटा आने वाला है, जनगणना का जो डाटा है, उसको बहुत सुरक्षित डाटा की कैटेगरी में रखा गया है। इस डाटे को कैसी सिक्योरिटी मिलेगी? ऐसी सिक्योरिटी, बहुत गोपनीय, सुरक्षित और अति संवेदनशील माना गया है। यह गोपनीय है, सुरक्षित है और अति संवेदनशील डाटा की कैटेगरी में रखा गया है। किसकी कैटेगरी में? अति संवेदनशील डाटा की कैटेगरी में इसको रखा गया है। अब इतनी चीज की इसकी सुरक्षा कैसे होगी? कहा गया है कि इसकी सुरक्षा इस तरीके से होगी जैसे कि मान लीजिए किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम की सिक्योरिटी हो रही हो, इसकी सुरक्षा के बहुत कठोर उपाय किए जाएंगे, और सुरक्षा कठोर उपायों के साथ होगी, कठोर उपाय होंगे। और याद रखिएगा, यह डाटा आरटीआई के दायरे से बाहर है, इसको आरटीआई के दायरे से बाहर रखा जाएगा, बिकॉज द डाटा इज मनी। अगर किसी देश की डाटा के, जनसंख्या का इतना डाटा चला जाए, तो उस देश के बारे में कोई भी कॉरपोरेट कंपनी या कोई भी विदेशी कंपनी या कोई भी विदेशी सरकारें ऐसी नीतियां बना सकती हैं जो हमारे देश के हितों को प्रभावित कर सकती हैं। सवाल यह आएगा कि इतना डाटा है तो सर इस डाटा में पूछा आखिर ऐसा क्या जाने वाला है? तो ये एक बेसिक जानकारी थी। आइए मैं कुछ सवाल बता देता हूं। जैसे आपका भवन नंबर पूछा जाएगा, मकान नंबर, मकान के उपयोग, मकान की हालत, परिवार का क्रमांक, परिवार के सदस्य संख्या, परिवार के मुखिया, मकान का स्वामित्व, शौचालय की उपलब्धता, लाइट का मुख्य स्रोत, पेयजल का मुख्य स्रोत, शौचालय का प्रकार क्या है, गंदे पानी की निकासी आप कैसे करते हैं, स्नानागार की उपलब्धता है या नहीं, खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन रसोई घर में एक ये है, देखो मैं बता दूं, जैसे अगर आप मकान के किसी हिस्से में खाना बना दे रहे हो तो उसे रसोई नहीं माना जाएगा। रसोई तभी मानी जाएगी जब आपके पास प्रॉपर रसोई हो। रेडियो ट्रांजिस्टर, मोबाइल में अगर एफएम है तो उसे रेडियो माना जाएगा। अगर आप सास भी कभी बहू थी यूट्यूब पे देखते हैं तो वो टेलीविजन नहीं माना जाएगा, उसके लिए टेलीविजन होना चाहिए। इंटरनेट की सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन, मुख्य अनाज, मोबाइल नंबर, ये सब डाटा आपसे पूछा जाएगा। 33 सवाल हैं ये। इन 33 सवालों के आपको जवाब देने होंगे। दैनिक भास्कर से हमने इस जानकारी को जुटाया था। वहीं से हमें अब कुछ आपको बता दूं, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके आपको उत्तर नहीं देने हैं, थोड़ा सतर्कता भी जरूरी है। अगर कोई आपसे आमदनी पूछे तो आमदनी का कोई क्लोज नहीं है, ठीक है। साथ में आपसे कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड दिखाने को कहे या उसका दबाव बनाए तो जरूरत नहीं है। बैंक डिटेल या किसी प्रकार का ओटीपी देने की जरूरत नहीं है। कुछ सवाल मैंने आपको बताया कि जैसे बड़े कुछ दिलचस्प किस्म के सवाल हैं, और उन दिलचस्प सवालों से ही ये डाटा नो डाउट बहुत संवेदनशील बन जाता है, ठीक है। एक तरीके से पूरी ही जानकारी आपकी सरकार के पास चली जाएगी।
एक मास्टर निकल गया था लिव इन। देखिए लिव इन को विवाहित युगल माना जाएगा। अगर कोई लोग लिव इन में रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं और उनका रहने का इरादा भी है, तो उनको विवाहित युगल माना जाएगा। रेडियो टीवी मैंने आपको बता दिया, अगर मोबाइल में एफएम है तो उसको रेडियो माना जाएगा। मोबाइल पर यूट्यूब देखना टीवी नहीं माना जाएगा, इसके लिए टीवी होना चाहिए। वाहन कार जीप की श्रेणी में ट्रैक्टर दर्ज नहीं होगा। ई रिक्शा कार या बाइक नहीं माने जाएंगे। पानी, घर में नल हो फिर भी आप बोतल या कैन का पानी मंगाते हैं तो बोटल्ड वाटर लिखें। क्या लिखें? बोटल्ड वाटर, ऐसा नहीं नल का पानी पी रहे हैं। किचन, मैंने बताया कि रसोई अलग से होनी चाहिए तभी रसोई मानी जाएगी। तो यह है जनसंख्या और शुरू हो चुका है जनसंख्या का पहला फेज। और जिस तरीके का डाटा जुटाया जा रहा है, उम्मीद है कि सरकार को सटीक रणनीति बनाने में मदद मिलेगी उस चीज से, और भरोसा है कि देश का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। क्योंकि जब डाटा हमारे पास करेक्ट होता है तो वास्तव में योजनाएं तभी सटीक बनती हैं। मैंने आपको जो बेसिक जानकारी के साथ साथ जो जानकारी आपको होनी चाहिए वो सभी जानकारी मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई आपका प्रश्न बचता है तो कमेंट सेक्शन में पिन कर मैं अपना प्रश्न पूछना नहीं भूलना है। धन्यवाद दोस्तों।